टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं केवल आपके सामने और आज हम बात करने वाले हैं राज्य व्यवस्था भाग 2 के प्रश्नों पर और उनके उत्तर पर। जैसा कि आपको पता है, ये सीरीज कई दिनों से आ रही है और सभी महत्वपूर्ण विषयों में हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। इसी तरह से चैनल पे और कई महत्वपूर्ण सीरीज आ रही हैं, जैसे कि 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज आ रही है और ये सब शाम को 7 से 8 बजे के दौरान आपको चैनल पे मिल जाएगा, रेगुलर आ रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की सीरीज में हम शुरुआत करते हैं, जो कि आज भाग 2 है, पार्ट 2 है, या हम इसको कह सकते हैं सेशन नंबर 2 है, क्लास नंबर 2 है पॉलिटी का। अब शुरू करते हैं। एक तरफ से सवाल नंबर 1 से संविधान के अनुच्छेद 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 23 अगर आपको पता है तो ये आसान हो जाएगा। समय पर उचित मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 23 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और दूसरा, यह राज्य को लोक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है। अब आपको उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। अब यहां पे देखिए पहले स्टेटमेंट को, समय पर उचित मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 23 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या ये मजदूरी से संबंधित है कोई अनुच्छेद? तो देखिए, अनुच्छेद 23 कहता है भारतीय संविधान का कि मानव तस्करी या बेगार बलाश्रम, जबरदस्ती आप किसी से काम कराते हैं, और इसी प्रकार के अन्य सभी प्रकार के बलाश्रम वो कौन से हैं वो भी देख लेंगे अभी। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय अपराध माना जाएगा, यानी कि ऐसा कराया नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है, यानी कि कोई भारत की नागरिकता जिसके पास नहीं है, भारत में है, उसको भी ये अधिकार रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये सिर्फ राज्य के कार्यों से नहीं है, यानी कि सिर्फ सरकार ऐसा कराती है उससे नहीं है कि सरकार किसी से बालाश्रम या मानव तस्करी सरकार नहीं कर सकती, बल्कि कोई निजी संस्था भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो मानव तस्करी में क्या जाएगा? पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वस्तुओं की तरह खरीद बिक्री, वैश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, दास प्रथा। इसके अलावा यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, वो क्यों सही है? क्योंकि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपात स्थिति आ गई या कोई देश के लिए महत्वपूर्ण काम है वहां पर, लेकिन धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव सरकार नहीं करेगी। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि राज्य को लोक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति है। कहां से है? अनुच्छेद 23 से है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब आते हैं हमारे अगले स्टेटमेंट में। अब यहाँ पे चाहे तो इसमें थोड़ी और एक्सप्लेनेशन है कि विशाल जीत बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था अनुच्छेद 23 के तहत बलाश्रम के विरुद्ध। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगर उचित वेतन नहीं मिलता है या समय पर नहीं मिलता है तो उसे भी क्या कहा माना जाएगा? बलाश्रम माना जाएगा। यानी कि आपने आज काम करा लिया, पैसे तो आप दे रहे हैं, 6 महीने बाद दे रहे हैं, तो ये भी फोर्स्ड लेबर ही है। या फिर आपने काम कराया, जितना उसका हक बनता था उससे काफी कम दिया, ये चीजें भी तय हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे, अब यहाँ पे समझ, दोनों स्टेटमेंट में ये बात जो रह गई थी कि समय पर और उचित मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 23 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मजदूरी तो मिलेगी ही, लेकिन समय पर और उचित। हम आते हैं अगले पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण केवल आपराधिक कार्यवाही पर लागू होता है, सिविल या गैर आपराधिक कार्यवाही पर नहीं। और दूसरा है, विभागीय या प्रशासनिक प्राधिकारियों के समक्ष कार्यवाही में दोहरी क्षति के विरुद्ध संरक्षण उपलब्ध है। आपको बताना है कौन सा ऐसे कथन सही है या है? एक, दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में आइए, अनुच्छेद 20 यहाँ पे आत्म अभिशंसन कह रहा है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है ये भी देखते हैं। के विरुद्ध संरक्षण केवल आपराधिक कार्यवाही पर लागू होता है, सिविल या गैर आपराधिक कार्यवाही पर नहीं। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 20 है क्या? वो ये कहता है कि किसी अभियुक्त को मनमाने और अत्यधिक दंड से सुरक्षा प्रदान करें, यानी कि मनमाना कोई दंड नहीं दे सकता, जो विधि की उचित प्रक्रिया है वैसे ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, यह सुरक्षा किसको मिलेगी? नागरिकों को भी मिलेगी, जो भारत के नागरिक नहीं और यहाँ है उनको भी मिलेगी, यहाँ तक जो कंपनी और निगम जैसी कानूनी संस्थाएं हैं उन पर भी लागू होता है। कैसे लागू होता है देखिए, अब मान लीजिए
ये अनुच्छेद 20 ये सुविधा देता है कि आपने कोई ऐसा काम किया था, जैसे कि शराब पीना, बिहार में शराब का सेवन करना, खरीद बिक्री करना अपराध है। तो अगर शराब का सेवन, खरीद बिक्री ये सब अपराध है, कुछ साल पहले तो लोग पी रहे थे, तो किसी को इस बात के लिए जेल में नहीं पकड़ा जा सकता कि आपने पहले शराब पी थी। कानून जब बना था उसके बाद की चीजों के लिए ही लागू होगा, पहले की चीजों के लिए नहीं। फिर दोहरे दंड से संरक्षण है, मतलब यह है कि किसी एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा या एक से ज्यादा बार नहीं मिलेगा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म अभिरक्षण। अब यहाँ पे क्या अभिशंसन क्या है? आत्म अभिशंसन ये है, 3 क्लॉज हैं इसमें, जिसमें से आत्म अभिशंसन ये कहता है कि कोई व्यक्ति को उससे जबरदस्ती उसके खिलाफ गवाही नहीं दिलवाई जा सकती। लेकिन गवाही नहीं दिलवाई जा सकती जबरदस्ती तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उसके अंगूठे का निशान लिया जाता है तो वो मना कर दे, तो ऐसा नहीं है। अंगूठे का निशान लेना सबूत जुटाने के अंतर्गत आता है, उसके खिलाफ गवाही के अंतर्गत नहीं आता है। और भी कई चीजें हैं, जैसे कि भौतिक वस्तुओं का अनिवार्य उत्पादन, अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर, रक्त का नमूना देने की बाध्यता, शारीरिक अंगों के प्रदर्शन की बाध्यता। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह केवल आपराधिक कार्यवाही तक ही सीमित है। अब देखिए, जैसे कोई दीवानी मामला है, ठीक है, मान लीजिए जमीनी विवाद, कोई ऐसी बात है जो आपराधिक बात नहीं है, आपराधिक मुद्दा नहीं है, तो वहां पर यह काम नहीं आएगा। तो इसलिए कथन 1 सही है। ठीक है। दूसरा, विभागीय प्रशासनिक प्राधिकारियों के समक्ष कार्यवाही में दोहरी क्षति के विरुद्ध संरक्षण। तो अब यहां पे ये बात भी स्पष्ट है कि केवल न्यायालय या न्यायिक जो न्यायाधिकरण होते हैं, जो अर्ध न्यायिक प्रकृति के होते हैं, अब यहाँ पे स्पष्ट है कि समक्ष कार्यवाही पर लागू होता है। कोई विभागीय प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा पूछताछ पर यहाँ पे लागू नहीं होगा। उसकी बात हो रही, कथन 2 की बात हो रही है। तो दोहरी क्षति के विरुद्ध संरक्षण उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा वाला यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्राधिकारण दी गई पूछताछ पर यह लागू नहीं होता है। क्या लागू नहीं होता है? यहाँ पे अनुच्छेद 20 की हम बात करें आत्मअभिशंसन के संदर्भ में, तो केवल ए हमारा उत्तर है। अगले सवाल पे आते हैं। अनुच्छेद 21 के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गोपालन मामले 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 मनमानी विधायी कार्रवाई से संरक्षण देता है, लेकिन मनमानी कार्यकारी कार्रवाई से नहीं। अगला है, मेनका गांधी मामले 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका और विधायिका दोनों की मनमानी के विरुद्ध अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण प्रदान किया है। अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। मेनका गांधी मामला 1978 का अगर आपको पता हो तो मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और उसके बाद फिर यह मामला मौलिक अधिकारों तक गया। यहाँ पे फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए। खैर, वो तो बात की बात है। हम पहले स्टेटमेंट में आते हैं अनुच्छेद 21 के संदर्भ में कि 1950 के गोपालन मामले में सर्वोच्च न्यायालय माना कि अनुच्छेद 21 मनमानी विधायी कार्यवाही से संरक्षण देता है, लेकिन मनमानी कार्यकारी कार्यवाही से नहीं। यानी कि कोई मनमानी तरीके से विधायिका कानून बना सकती है, लेकिन सरकार या कार्यपालिका कोई आदेश इस प्रकार का नहीं दे सकती मनमाने तरीके से। क्यों? क्योंकि यहां पर जो व्याख्या हुई है उसको माना गया कि यह काफी संकुचित व्याख्या है। क्यों संकुचित व्याख्या है? क्योंकि अनुच्छेद 21 में है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वाक्यांश वहां पर मिलेगा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह उतनी स्पष्ट नहीं दिखती है जो कि कहेंगे विधि की उचित प्रक्रिया, जो अमेरिका में देखने को मिलता है। बाद में हालांकि फिर चीजें बदल जाती हैं। तो यहां पर कोई भी कानून जो कोई प्रक्रिया निर्धारित करता है उसे केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अनुचित, अन्यायपूर्ण, अतार्किक था। न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संकीर्ण व्याख्या यहाँ पे दी थी, यानी कि अनुचित हो सकता था, ये डर था। फिर उसके बाद आगे हम देखें मेनका गांधी मामले 1978 में क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गोपालन वाले फैसले को खारिज किया और अनुच्छेद 21 जो है जीवन के अधिकार में दायरे का वहां विस्तार किया और माना कि व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे कोई कानून भी है तो कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित हो। पहले तो ये था कि मनमाने तरीके से भी हो सकता था, अब कर दिया कि उचित होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि कथन 2 यहाँ पे सही है, कथन 1 जो यहाँ पे सही नहीं है। तो दूसरा सही है, तो उत्तर क्या होगा? बी, यानी कि केवल 2।
अब आते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी में। ये आपके सामने कार्ड है, क्यों है? क्योंकि अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को धार देना चाहते हैं अपने शहर से, जहां भी आप हैं, घर बैठे किसी भी वक्त क्लास कर सकें और क्लास ऐसी हो जहां पर हर चीज आपको आसानी से समझ में आए, तो इसके लिए जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स है जो कि आपके बजट में है और लाइव ऑनलाइन कोर्स है। दृष्टि लर्निंग ऐप अगर आप अपने डिवाइस में डाउनलोड करेंगे तो ये सारी क्लासेस आपको आपके मोबाइल में मिल जाएंगी। अब बात आती है, खास बात क्या है कि बैच शुरू हो रहे हैं 28 अप्रैल से इंग्लिश मीडियम में, 27 अप्रैल से हिंदी मीडियम में, 29 अप्रैल से इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। जो स्टडी मटेरियल होगा वो इंग्लिश माध्यम में मिलेगा। और इन सभी कोर्स में जो स्टडी मटेरियल मिलता है, ऐसा नहीं कि वो सॉफ्ट कॉपी मिलती है, वो आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, कलर्ड बुकलेट्स मिलेंगी और प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी आप ऑनलाइन दे सकेंगे दृष्टि लर्निंग ऐप पे। लाइव चैट की सुविधा है, आप कभी भी लाइव चैट करके सवाल जवाब कर सकते हैं लाइव क्लास के दौरान। और क्लासेस ऐप में हमेशा रहेंगी। आप 1.5 साल तक जितनी बार चाहें उतनी बार क्लास को देखें। 14 महीनों तक क्लास, आपकी पूरी जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। तो क्या क्या कवर होगा आपके आईएएस के टारगेट के लिए, यानी कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए, जो प्रीलिम्स है और जो मेंस है, दोनों का जो जीएस है वो कवर कराया जाएगा 14 महीनों में पूरा, और 1.5 साल तक जैसे मैंने बताया क्लास रहेगी। तो ये सब कुछ रहने वाला है 34,999 रुपए में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, तो करना यह है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक है, वहां पे जाके क्लिक करें, बाय नाउ के ऑप्शन में जाएं और कूपन कोड अप्लाई करें कैपिटल में KEVAL। जैसे ही आप कैपिटल में KEVAL केवल कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अतिरिक्त जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, अगले सवाल पर। निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार से जुड़ा हुआ मामला था, केएस पुट्टास्वामी, वहां पर निजता का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया था, उससे जुड़ा सवाल है। अब यहां पे देखिए, निर्णय में दैहिक निजता, सूचनात्मक निजता और पसंद की निजता को निजता संबंधी मूल अधिकार के मुख्य घटकों के रूप में संरेखित किया गया है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से MP शर्मा और खड़क सिंह 1963 के मामले में दिए गए पूर्ववर्ती निर्णयों को बनाए रखा, क्योंकि इनमें संविधान की सम्मत व्याख्या की गई थी। फिर सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजता का अधिकार व्यक्ति के आंतरिक आयाम को राज्य और गैर राज्य दोनों प्रकार के अभिकर्ताओं के हस्तक्षेप से संरक्षित करता है। तो अब हम देखते हैं इसमें से कितनी बातें सही हैं, 1, 2, 3 या कोई भी नहीं। उत्तर क्या है? बी का मतलब इनमें से 2 बातें सही हैं। कौन सी 2 बातें सही हैं? चलिए, सही और गलत दोनों देख लेते हैं। दैहिक निजता की बात हो गई है। दूसरा सूचनात्मक, यानी कि मेरे से जुड़ा हुआ डेटा, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा बैंक अकाउंट, मैं कहाँ रहता हूं, या आपका किसी का भी। और पसंद, मेरी चॉइसेस क्या है, आपकी चॉइस क्या है, इन सब चीजों को निजता में संरेखित किया गया है। नहीं तो ये तीनों ही निजता में संरेखित है। और देखिए, भारत संघ के साथ केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला 2017 में अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किसको किया गया था? प्राइवेसी के अधिकार को, निजता के अधिकार को। अब यहाँ पे निजता को संवैधानिक रूप से संरक्षण मिल गया। इसके पहले जो थे वहां पर इस प्रकार से फैसला नहीं आया था, तो वो चीज नहीं रही। तो 3 मुख्य आयाम जो रहे इसमें, वो दैहिक निजता की बात रही, फिर सूचनात्मक जो मैंने डेटा कहा, और तीसरा व्यक्तिगत निर्णय, चॉइसेस की बात हो गई, प्राथमिकताओं की बात हो गई। तो पहला वाला तो सही है। फिर उसके बाद देखिए, MP शर्मा और खड़क सिंह, इनके मामले में हम कह सकते हैं कि जो निजता का अधिकार था उसको वैसा बल नहीं मिला जैसा 2017 में मिल गया। तो यहाँ पे बात स्पष्ट हो गई, निजता के अधिकार के संवैधानिक स्थिति को अस्वीकार किया गया था, उसे कमजोर किया गया था। तो जो संवैधानिक स्थिति जो स्वीकार नहीं की गई थी, वो फाइनली फंडामेंटल राइट में बाद में आई। और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था कि यहाँ पे जो पूर्ववर्ती निर्णय थे इनको बनाए रखा गया। बनाए रखा गया में तो इन्होंने तो संवैधानिक स्थिति नहीं बताई थी कि है, लेकिन बाद में रखी गई, यानी कि इसको नहीं रखा गया तो ये हट गया है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजता का अधिकार व्यक्ति के आंतरिक आयाम को राज्य और गैर राज्य दोनों प्रकार के अभिकर्ताओं के हस्तक्षेप से संरक्षित करता है। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल है। आप देखें तो ये बात सामने आती है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या जो कंपनियां हैं कोई भी,
वो आपका डेटा यूज नहीं कर सकती हैं। आपका डेटा उसी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे जितने की जरूरत है। आपने देखा होगा इससे संबंधित एक डेटा संरक्षण को लेकर के कानून भी आया। तो इसका मतलब ये है कि यह सिर्फ राज्य के लिए नहीं है, ये निजी संस्थानों के लिए भी है। तो दूसरा वाला सही है, तो केवल 2। तो यहां पे याद रहे। अगले सवाल पे आते हैं। भारत में निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में निवारक निरोध संबंधी कोई भी विधि अस्तित्व में नहीं थी। और दूसरा है, प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी के 48 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अब निवारक निरोध से संबंधित मामला संविधान में कहां पे है? हम वहीं पे जाएंगे, क्योंकि देश में कानून का शासन है, विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। और इस देश की सबसे बड़ी विधि या सबसे बड़ा कानून क्या है? इस देश का संविधान है। तो चलिए इसको हम संविधान से समझते हैं और जानते हैं इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, निवारक निरोध से संबंधित जो जानकारी है उसके लिए हमें अनुच्छेद 22 में जाना पड़ेगा, यानी कि एक फंडामेंटल राइट की बात आती है। तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरुद्ध करने के लेकर के व्यक्तियों को जो सुरक्षा मिली है फंडामेंटल राइट के रूप में, वो यहां मिली है आर्टिकल 22 में। तो दो चीजें हैं, अगर किसी को सामान्य जो कानून होते हैं उस आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो एक वो हो गया। और दूसरा निवारक निरोध। तो निवारक निरोध क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के भाषण से या किसी व्यक्ति की बातों से, उसके एक्शन से ये संभावना बनती है कि एक बड़ा खतरा, बड़ा अपराध या कोई दंगा या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में भविष्य में कुछ बड़ा अपराध या क्राइम या कुछ ऐसा ना हो जाए, उस बात की सुरक्षा के लिए उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, तो निवारक निरोध के अंतर्गत आएगा। तो सामान्य विधि के अंतर्गत देखिए क्या होगा कि अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो जो व्यक्ति को संरक्षण मिलते हैं फंडामेंटल राइट के तहत, यानी कि उसका मौलिक अधिकार है, वो कोई छीन नहीं सकता है। गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार, कि किस वजह से, आपने कभी सुना भी हो किसी को गिरफ्तार किया जाता है फिल्मों में या कहीं भी, क्या बोलते हैं, किस आधार पर आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी कि आपने ये भी अब सुना ही होगा कि मुझे अपने वकील से बात करना है। फिर उसके बाद निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, जिसमें यात्रा के लिए आवश्यक समय सीमा नहीं होती। ये भी आपने सुना होगा कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाया जा रहा है और पहुंचाने में बाधा भी आ रही है। तो वो सारी चीजें तो हैं ही, सुना है, मतलब ऐसा नहीं कि बाधा आती है रियल में। अब आगे आते हैं। तो 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, जिसमें यात्रा के आवश्यक समय शामिल नहीं है, यानी कि यात्रा करने में जितना समय लगा है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, 24 घंटे के पश्चात रिहा किए जाने का अधिकार, जब तक कि मजिस्ट्रेट अतिरिक्त निरोध की अनुमति ना दे। अगर मजिस्ट्रेट ने निरोध की अनुमति नहीं दी है और कह दिया है कि अब नहीं रखना है, तो फिर छोड़ दिया जाएगा। फिर दूसरा निवारक निरोध में मैंने क्या कहा था, किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। फिर उसके बाद जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त परामर्शदाता समिति निरंतर निरोध के पर्याप्त कारण ना पाए, यानी कि अगर आगे भी रखना है तो कारण भी देने होंगे। तो अतः कथन 2 यहाँ पे सही नहीं है। तो पहला, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में निवारक निरोध संबंधी कोई भी विधि अस्तित्व में थी या नहीं थी? दरअसल थी। मैं कुछ विधियों के नाम भी आपको बता देता हूं, ऐसी थी। कौन सी थी? तो आप देखेंगे, बंगाल राज्य कैदी विनियमन 1818 और भारत रक्षा अधिनियम 1939। अब यहाँ पे देखिए, वापस से आते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, प्रत्येक निरुद्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, अनिवार्य है। 48 घंटे बोला है, हमने बात कितनी देर की थी? तो क्या दोनों में से कोई एक सही है? नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? डी होगा, यानी कि ना तो एक और ना ही दो। अगले सवाल पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने यह माना गया है कि इंटरनेट सेवाओं का अनिश्चितकालीन निलंबन असंवैधानिक है तथा शटडाउन आदेशों की आवश्यकता और अनुपातिकता के परीक्षणों को पूर्ण करना चाहिए? यानी कि किसी बहुत बड़े क्षेत्र में आपने इंटरनेट सेवा बंद कर दी और बहुत लंबे समय के लिए कर दिया, शटडाउन कर दिया, तो ये देखना पड़ेगा कितना उचित है, कितनी आवश्यकता है, क्या उसी आवश्यकता के साथ किया गया, नहीं किया गया। नहीं तो क्या हो जाएगा? असंवैधानिक हो जाएगा, अनिश्चितकालीन निलंबन। ठीक है। तो यहाँ पे किस मामले में आया? ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, अनुराधा बनाम भारत संघ, रोमेश थापड़ बनाम मद्रास राज्य और श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। मामला है कहाँ का? ये मामला
2019 में जम्मू कश्मीर का है, जिस वक्त जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव हुआ। अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। वो बदलाव हमें देखने को जब मिला तो उसके बाद फिर ये स्थिति कुछ ऐसी बनी कि शटडाउन भी हुआ वहां पे। अब ये जो मामला है, इसका उत्तर बी है, यानी कि अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ। चलिए, ये मैंने जानकारी आपको दे दी है। 4 अगस्त 2019 को लोक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया था। अब आते हैं हम अगले सवाल पे। आवश्यक धार्मिक आचरण, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है? इसका मतलब ये है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं हर धर्म में जो इसेंशियल है, यानी कि वो उस धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे कि हिंदू धर्म में पूजा करना, जैसे ही इस्लाम में नमाज पढ़ना, तो ये उसका अभिन्न हिस्सा है, यानी कि ये उसकी मुख्य चीज है जो महत्व रखती है। अब यहाँ पे देखिए, इस सिद्धांत के संदर्भ में कुछ कथन को देखना है। इस सिद्धांत के तहत केवल वे आचरण जो धर्म का अभिन्न अंग है, जैसा कि इसके अपने ग्रंथों और सिद्धांतों से निर्धारित होता है, अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षित है। क्या ये बात सही है? मेरी बातों से तो आपको लग गया होगा कि ये बात सही है। तो यस, 2000 ये जो 25 है और जो 26 अनुच्छेद इसके तहत संरक्षित है। और अगला, विधायिका को किसी धर्म में इस प्रकार सुधार या विनियमन करने की अनुमति नहीं है जिससे उसकी आवश्यक पहचान नष्ट हो जाए अथवा उसके अत्यावश्यक आचरण समाप्त हो जाए। अगर पूजा करने की प्रक्रिया है, उसमें क्या किया जाता है, नमाज पढ़ने का जो तरीका है, उसमें अगर कोई सरकार चाहे बदलाव ला सकती है क्या? नहीं ला सकती, क्योंकि वो उसका अभिन्न हिस्सा है। फिर तीसरा, बॉम्बे उच्च न्यायालय के अनुसार लाउड स्पीकर का उपयोग अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी धर्म के आवश्यक धार्मिक आचरण के रूप में मान्य नहीं है। तो ये मामला सही है, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह बात स्पष्ट की थी। देखिए, नमाज का पढ़ना, पूजा करना, ये तो ठीक है, ये इसेंशियल प्रैक्टिस में आता है, लेकिन इसके लिए लाउड स्पीकर लगाना इसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता, यानी कि लाउड स्पीकर को बैन किया जा सकता है, मना किया जा सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों सही है। उत्तर हमारा सी होगा। तो बॉम्बे राज का क्या मामला था? सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम बॉम्बे राज 1962 के मामले में जो धार्मिक प्रथा की पहचान धार्मिक ग्रंथों और सिद्धांतों से की जानी चाहिए, ये बात स्पष्ट हो गई थी। और फिर दूसरा, पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा, न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि विधायिका किसी धर्म में सुधार नहीं कर सकती जिससे उसकी आवश्यक पहचान नष्ट हो जाए। फिर तीसरा है यहाँ पर पुलिस आयुक्त बनाम आचार्य जगदीश नंद अवधूत 2004 का मामला, कि यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने आवश्यक धार्मिक आचरण निर्धारित करने का परीक्षण स्पष्ट किया कि कोई आचरण केवल तभी आवश्यक माना जाएगा जब उसका अभाव धर्म चरित्र को मूल रूप से परिवर्तित कर दे। फिर उसके बाद देखिए, शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय क्या दिया? 3 तलाक एक आवश्यक इस्लामी आचरण नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 25 के तहत संवैधानिक संरक्षण का दावा 3 तलाक के लिए नहीं किया जा सकता। इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है 3 तलाक, तय हो गया। फिर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था लाउड स्पीकर और सार्वजनिक उद्घोषणा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है, इसका इस्तेमाल लाउड स्पीकर अगर नहीं होगा, हाँ आप बाकी चीजें कर सकते हैं। चलिए, अब उसके बाद अगले सवाल पे, अनुच्छेद 28 के तहत किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित है? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, एक न्यास के तहत, राज्य द्वारा प्रशासित संस्थान और पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित संस्थान। क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में 4 प्रकार से जो संस्थान चल रहे हैं, शिक्षा संस्थान, वो इसके सामने हैं, और जिसमें से धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित है। क्या बोल रहा है? पूर्णतः। पूर्णतः का मतलब कोई चांस ही नहीं है। वो कौन सी है? जो पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित है। राज्य मतलब राज्य सरकार की बात नहीं हो रही, राज्य का मतलब यहाँ पे अथॉरिटी से है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। उत्तर तो हो गया डी। बाकी की क्या स्थिति है? अब यहाँ पे एक न्यास के तहत राज्य द्वारा प्रशासित संस्थान जो है, यहाँ पे तो है, लेकिन बाकी में किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, ये मामला पूरा स्वैच्छिक हो जाता है। तो यहाँ पे बात स्पष्ट रखिएगा कि पूर्णतः वित्त पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, और ये भारत के संविधान में 28 अनुच्छेद में है। हालांकि यह प्रतिबंध उन संस्थानों पर लागू नहीं होता जो राज्य द्वारा प्रशासित हैं, लेकिन किसी
बंदोबस्ती अथवा न्यास के तहत स्थापित है, जहां न्यास की शर्तों के अनुसार धार्मिक शिक्षा आवश्यक है। जैसे हम बात करें मदरसा हो गया, गुरुकुल हो गया, तो वहां पे जो शिक्षाएं, धार्मिक शिक्षाएं हैं, वो दी जा सकती हैं। किसी भी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा समर्थित संस्थान में अध्ययनरत छात्र को उनके सहमति के बिना, देखिए यहाँ पे सहमति आवश्यक है, यानी कि किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, सहमति के आधार पर हो सकता है। वो कौन से होंगे? मान्यता प्राप्त और राज्य समर्थित संस्थान। चलिए, तो यहाँ पे अनुच्छेद 28 को समझ लीजिए कि शैक्षणिक संस्थान 4 प्रकार में है। पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन किसी बंदोबस्त अथवा न्यास के तहत स्थापित, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए सहमति, यहाँ पे नहीं हो सकता और यहाँ पे हो सकता है, जो भी शर्तें हैं उस आधार। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कितने टाइप के हैं? 5 प्रकार के हैं। आप उसका कमेंट करके मुझे एक बार बता दीजिएगा जिनको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद है। 5 प्रकार, इंग्लिश, हिंदी, जिस भाषा में आपको लिखना है। हम आते हैं यहाँ पे। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करते हैं। दूसरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जब भी जारी किया जा सकता है तब भी जारी किया जा सकता है जब निरोध किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आदेशित हो या वह वैध हो। 1, 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? सही जवाब है बी। बी का मतलब क्या हो गया? केवल 2। पहला वाला सही नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से क्या बोलते हैं? निरुद्ध करते हैं। अब यहाँ पे सवाल देखिएगा, सवाल क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से सही कौन सा नहीं है? ये तो सही है, ये इसमें सही है कि नहीं? ये सही नहीं है। दूसरा वाला सही उत्तर तो 2 है, लेकिन ये सही नहीं है। अब यानी कि बी। चलिए समझते हैं क्या। अब यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हो गया? प्रस्तुत किया जाए, को प्रस्तुत किया जाए। को प्रस्तुत किया जाए मतलब किसी व्यक्ति को रिट न्याय। अब देखिए रिट का मतलब क्या है? अनुच्छेद 32 में रिट की बात है, 5 रिट है। इन रिटों के आधार पर जैसे कि किसी का फंडामेंटल राइट को लिए कोई व्यक्ति वहां पे जा सकता है और इस रिट को लेकर के, इस रिट के आधार पर न्यायालय के समक्ष। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाएगा अपने मूल अधिकारों के हक के लिए कोई व्यक्ति रिट जारी करवाने के लिए, या फिर हाई कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 226 के तहत जाएगा। तो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करने के लिए है, और मूल अधिकारों के साथ साथ जो कई विधिक अधिकार हैं उनके लिए भी रिट काम करता है 226 में। यानी कि जो रिट का दायरा है वह हाई कोर्ट के लिए बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां पे विधिक अधिकार भी आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मौलिक अधिकार आते हैं। ये अंतर है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा। तो कौन जारी करेगा? न्यायालय। उस व्यक्ति या प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है जो किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर, मान ली किसी ने बंद कर लिया, पुलिस ने ही बंद कर लिया, कोई निजी व्यक्ति ने भी कर लिया, तो वह उस निरुद्ध व्यक्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यह रिट न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, जिसमें व्यक्ति को निरोध में लेने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि न्यायालय के समक्ष क्या करे? प्रस्तुत करे। अब यहाँ पे मुख्य बात यह है कि निरोध की वैधता और औचित्य की जांच भी होती है। मतलब अब तो ये हो गया, पहले बुलाया, प्रस्तुत करो, जो तुमने काम किया, इसको निरुद्ध किया, तो क्या वह वैध था, क्या वह उचित था? और यदि किसी निरोध विधि विरुद्ध पाया जाता है तो निरुद्ध व्यक्ति को रिहाई का आदेश देता है। अभी विधि के विरुद्ध है, यानी कि यूं ही निरोध कर लिया गया था, उसको पकड़ लिया गया था, तो फिर तो रिहाई कर दी जाएगी। इस प्रकार बंदी प्रत्यक्षीकरण मनमाने निरोध के विरुद्ध व्यक्ति स्वतंत्रता का एक प्रभावी संरक्षण उपाय है। अब यहाँ पे देखिए, यह रिट केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध ही नहीं बल्कि उन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है जो किसी व्यक्ति को विधि विरुद्ध रूप से निरुद्ध करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कथन 1 सही है, ठीक है। हालांकि रिट उन मामलों में जारी नहीं की जाएगी निरोध विधि सम्मत है, अगर वाजिब कारण से किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, नहीं। फिर कार्यवाही विधायिका अथवा किसी न्यायालय की अवमानना से संबंधित हो, निरोध किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आदेशित किया हो, अथवा निरोध न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर किया गया है। स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पे कथन 2 इसका मतलब है सही नहीं है। तो उत्तर क्या है? बी।
केवल 2, क्योंकि हमें यही बताना सही कौन सा नहीं है। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसी निजी व्यक्ति या निजी इकाई के विरुद्ध, पहला, सांविधिक बल के बिना विभागीय निर्देशों को प्रवर्तित कराने हेतु, तीसरा, जब संबंधित कर्तव्य अनिवार्य न होकर विवेक पर आधारित हो, चौथा, संविदागत दायित्व को लागू करने हेतु, पांचवा, भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, और छठवां, न्यायिक क्षमता में कार्यरत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध। आपको क्या बताना है कि उपरोक्त में से कितनी परिस्थितियों में परमादेश जारी नहीं किया जा सकता? 3, 4, 5 या 6? किन परिस्थितियों में परमादेश जारी नहीं किया जा सकता? उत्तर है डी। डी का मतलब क्या हो गया? सभी 6। इन 6 में परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। पहली बात, परमादेश है क्या है? हम आदेश देते हैं। परमादेश हम आदेश देते हैं, यह न्यायालय जारी करेगा, और आदेश कैसा होगा? किसी लोक अधिकारी को उसका कर्तव्य को पूरा करने का निर्देश। कोई भी हो सकता है, जैसे IAS कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है, परमादेश। अब क्या होगा? पूरा करने वह विफल रहा है या उसने नहीं किया, नकार दिया, तो इसी उद्देश्य के लिए रिट किसी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा सरकार के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। तो किसके विरुद्ध जारी किया जाएगा? क्यों जारी किया जाएगा? फिर उसके बाद परमादेश जारी नहीं किया जा सकता कहाँ पे? इन जगहों पे। ये वही है। तो इसका मतलब डी यहाँ पे सही जवाब, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं उनके लिए परमादेश जारी नहीं हो। तो उस पांचों रिट आपको पता होना चाहिए, 1-2 रिट से तो बात बनेगी नहीं। हम एक अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं। रिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहां प्रतिषेध किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अंतिम आदेश पारित होने से पूर्व उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है, वहीं उत्प्रेषण अंतिम आदेश पारित होने के पश्चात उससे अभिखंडन करने के लिए जारी की जाती है। फिर उसके बाद दूसरा है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण न केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध बल्कि प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए तो हम बहुत सारी सीरीज लेकर आ ही रहे हैं। इसके साथ में जरूरत यह है कि करंट अफेयर भी आपके स्ट्रांग हो सके। तो चाहे करंट अफेयर हो, चाहे इंपॉर्टेंट सीरीज हो, चाहे आपके रिवीजन के लिए चैनल का साथ हो, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट छूट ना जाए। हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।